हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड मैंने अभी यानी कि 4th, 5th, 6th एंड 7th अगस्त को मुंबई में ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। नियर अबाउट टोटल 38 लोगों ने दिया है। मतलब कुछ लोग नहीं आए थे, आई थिंक वहाँ पर 4 लोग थे वो नहीं आए थे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका जो प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। और इसमें से कुछ शॉकिंग फाइंडिंग्स भी है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से, नियर अबाउट 10 सालों से ये जो प्रोसीजर है इससे रिलेटेड हूँ। तो इस साल थोड़ा सा मुझे डिफरेंट पैटर्न दिखा है, ठीक है। और ये वीडियो ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, और ये ट्रेंड है। देखो, मतलब आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, आपको ऑल टाइप के एग्जाम्पल मिल सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ये 38 जो नंबर है वो काफ़ी एक बड़ा नंबर है। और उससे जो फाइंडिंग्स आपको जो मिलेंगे वो ब्रॉड लेवल पे भी हम उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे इस साल के सारे मॉक इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद भी, मतलब रिजल्ट आने से पहले भी हम इस टाइप का एनालिसिस करेंगे, जब हमारे पास 400-500 के आसपास बायोडेटा का डेटा होगा। और उसके बाद जब सिलेक्शन होगा, तब उसमें से हम उसको बाइफरकेट करेंगे। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका कैसे प्रोफाइल था, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका कैसे प्रोफाइल था, ठीक है। तो इसमें से कुछ फाइंडिंग्स, मतलब शॉकिंग ऐसा है कि मतलब नॉर्मल ईयर्स में ऐसा नहीं होता है। इस बार कुछ जो बातें हैं वो अलग हुई है। चलो देखते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये करने वाला था कि मतलब बनाऊं या ना बनाऊं, ऐसा मुझे डाउट था कि क्या करें, क्योंकि मतलब कुछ लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है, कभी कभी हमें रियलिटी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और इसलिए ये देखिए, और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर देखिए, मान लीजिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं आपको एनालॉजी देता हूँ, और अगर कुछ मान लीजिए किसी को बीमारी है, डॉक्टर कहेगा कि यार बहुत अच्छा है और आप बस कुछ मत करिए, यू आर वेरी ओके, तो आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर डॉक्टर बताएंगे कि यार ये कमी है, उस पर कुछ दवाई देंगे, कुछ इंजेक्शन देंगे, सलाइन लगाएंगे, तो टेम्पररी थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो बात अच्छी होगी। तो इसी तरीके से, नॉट एग्जैक्टली बट ये एनालॉजी ऐसा है कि कुछ कमियां हैं वो देख लीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए, यानी कि बाद में आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा मिले। और ये सुन के अगले साल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी फायदा होने वाला है। और अभी ये बार, यानी इस साल, अभी आपको पता है कि अक्टूबर के 7 या 8 अक्टूबर तक इंटरव्यू चलने वाले हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फायदा होगा। और इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे ना, वो लेटर पार्ट वाले थे। यानी कि अगर आप में से कोई ऐसे है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है मुंबई में, फेस टू फेस मॉक इंटरव्यू, तो आपको काफ़ी यहाँ पर स्कोप है इंप्रूव करने का। मैंने आपको 1-on-1 सेशन में डायरेक्टली भी फीडबैक दिया है, ठीक है। तो आप भी इसको निगेटिवली मत लीजिए, इस पे काम करके आप इसको ओवरकम करके आप फाइनल रिजल्ट में आइए, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं जिनको अदर रेगुलेटरी बॉडी की एग्ज़ाम का तैयारी करना है, आरबीआई है, नाबार्ड है, से भी, तो उनके लिए ये डिस्काउंट का ऑफर मैंने इनिशियली दिखा दिया, यानी कि बाद में आपका मिस ना हो जाए। चलिए, अभी एजुकेशनल बैकग्राउंड पे आते हैं। टोटल कितने कैंडिडेट्स थे? 38। इसमें से ये तो ऑब्वियस है कि इंजीनियर्स 25 थे, 25 इंजीनियर्स थे। और इसमें से, मतलब हम देखें, शॉकिंग यानी कि थोड़ा भी शॉकिंग हो सकता है, ज़्यादा भी शॉकिंग हो सकता है। इसमें कंप्यूटर आईटी वाले मुझे थोड़े से कम लगे, ठीक है। ये बहुत जनरली इनका नंबर ज़्यादा होता है। तो इस बार जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सारे लिए मैंने। कुछ कुछ जगह पे ईसीई होता है, कुछ जगह पे प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कुछ जगह पे सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिकल होता है। तो इसलिए ये है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सिविल के 3 हैं एंड अदर्स में 2 हैं। तो 38 में 25 इंजीनियर्स, उसके बाद कॉमर्स के 4 हैं, आर्ट्स के 3 स्टूडेंट हैं, साइंस बैकग्राउंड के 2 हैं एंड एमबीए के 4 हैं। तो मैंने इनकी सिर्फ एमबीए डिग्री यहाँ पर ली है। लेकिन इसमें से अगर इनको आपको इनका बाइफर्केशन देखना है, तो इसमें 2 इंजीनियर थे, उसके बाद एक यहाँ पे कॉमर्स का था और एक यहाँ पे साइंस का था। और ये एमबीए जो है, इसमें से 2 जो थे वो आईएम के थे। और आईएम में भी देखो, अगर आप कहेंगे सिर्फ आईएम से, तो आईएम में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो मैं पर्सनली आईएम्स को 4 टाइप में डिवाइड करता हूँ, टाइप ए, एल, एन एंड बी। इसका मतलब ए यानी कि आईएम एबीसी, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता। और इसी से सिमिलर कॉलेज है एफएमएस एंड आईएसबी। तो ये कैटेगरी से मुझे इस बार कोई नहीं मिला, लेकिन नॉर्मली एवरी ईयर होता है, ठीक है। एबीसी यानी कि अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, आईएसबी, एफएमएस। आईएसबी से अभी तक मुझे लिटरली कोई दिखा नहीं, लेकिन एफएमएस है,
अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता से एवरी ईयर एक दो कैंडिडेट होते हैं। सेकंड टाइप है लखनऊ वाला, लखनऊ, इंदौर एंड कोझिकोड। इसके बाद आप दूसरे प्राइवेट कॉलेज भी, एसपी जैन है, एक्सेलरा है, जेबीएमएस है। उसके बाद टाइप एन है, यानी कि न्यू आईएम्स है। इसको आप आईआईटी बॉम्बे एंड दिल्ली वाला जो एमबीए वो भी कंपेयर कर सकते हैं। और बी है टाइप बी, बेबी आईएम्स है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर लोग पूछते हैं कि यार कौन से आईएम्स है। सिर्फ आईआईटी बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ आईआईटी बोलने से नहीं चलेगा। और यहाँ पे भी ये 25 में 3 थे आईआईटी के, ठीक है, आईआईटी, और 2 थे एनआईटी के। इसमें आईआईटी मुझे याद है, एक दिल्ली है, एक कानपुर है और एक खड़गपुर है, ठीक है। एनआईटी एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो ये हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड। और ये इतना डीप बताने की ये ज़रूरत है क्योंकि आप जो देख रहे हैं, हम क्या करते हैं, वी जनरली ट्राई टू कोरिलेट विथ आवर प्रोफाइल। अगर हमारा प्रोफाइल यहाँ पर मैच होता है तो हमें लगता है यार हमें हमारा भी स्कोप है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई बीकॉम है तो आपको ये देख के अच्छा लगेगा यार चलो बीकॉम में से 4 लोग थे, मतलब 38 में 4 लोग, 10% के आसपास यहाँ पे लोग थे, यानी कि हमें भी स्कोप है, ठीक है। वैसे नंबर जो 38 है इतना भी बड़ा नहीं है। जब बड़ा नंबर आएगा तो आपको काफ़ी जो और प्रोफाइल होंगे, जैसे मैं जब बाकी ऑनलाइन ले रहा था उसमें लॉ का भी था, उसमें एग्रीकल्चर का भी था, तो ऐसे आपको मिलेंगे। लेकिन ये नंबर है तो इसमें ये जनरल प्रोफाइल से लोग यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद एज प्रोफाइल, ठीक है, ये भी थोड़ा शॉकिंग है। इसमें मतलब मेल फीमेल में लड़कियां बहुत कम हैं, ठीक है। इसका मैं एडवांटेजेस क्या है, जो लेडीज़ है या गर्ल्स है जो देख रही है उनको मैं बताऊंगा फ़ायदा क्या है। तो इसमें देखिए मतलब जो कम ये जो एज ग्रुप वाले हैं ना, ये मुझे कम लगे इस बार ये कम लगे, मतलब 21 से 24 वाले सिर्फ 2, देन ये जो 2 ग्रुप है मिड रेंज वाले, यहाँ से ज़्यादा मिले मुझे। और 30+ से वाले भी 6 थे। इसमें कुछ कैटेगरी के थे और कुछ बैंकर्स थे, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे, उनको जो 3 साल का एक्सटेंशन एज रिलैक्सेशन मिलता है वो। तो ये है एज प्रोफाइल। और अभी यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फीमेल का रेशो है वो लेस देन 10% है, ठीक है। और आप देखिए मतलब नॉर्मली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में आप देखेंगे ना तो वो 30%, 1/3 रिजर्वेशन होता है लेडीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट में। क्योंकि क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वो हम बोलते हैं ना कि जेंडर जस्टिस है, वो दिखना चाहिए, नंबर इक्वल दिखना चाहिए। वैसे तो इक्वल होना चाहिए लेकिन वो होता नहीं, वो एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट में जॉब में एंड स्टेट गवर्नमेंट में कॉलेजेस में ये रेशो रखा जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नहीं है। तो क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मिनिमम रेशो तो होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे लिखा नहीं है, इनफॉर्मली वो कहते हैं कि होना चाहिए। तो मतलब जब मैंने पास्ट ट्रेंड देखा है कि जो लड़की अगर आती है इंटरव्यू में तो थोड़ा सा बायस होता है, क्योंकि जो पूरा सिलेक्शन, मुझे याद है मेरे बैच में हमारा 80 का बैच था और उसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए 2 में डिवाइड किया था। तो मेरा जो बैच था 40 का, उसमें सिर्फ 4 लड़कियां थी, यानी कि 10% का रेशो, ठीक है। और दूसरा जो था, दूसरा पार्ट था उसमें 40 में 8 थी, ठीक है। तो ये देखेंगे तो ये टोटल जो रेशो हुआ ये 15% का हुआ, ठीक है। तो नियर अबाउट मुझे लगता है ना वो 20% के आसपास का रेशो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एवरी ईयर में थोड़ा सा अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स में अगर कोई लड़की क्रैक करती है, मेंस में क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुँचती है तो उनको काफ़ी अच्छा चांस है, ठीक है। इसलिए अगर आप में से कोई ऐसी है जो यहाँ पर आरबीआई के लिए एस्पायर करना चाहती, तो आप अगर प्रीलिम्स एंड मेंस करके इंटरव्यू तक पहुँचेगी तो आपको थोड़ा सा फेवर होगा। और ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन होगा, मैंने ये भी देखा है कि 2-3-4 मार्क भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका अगर परफॉर्मेंस नॉर्मल रहा ना तो थोड़ा सा हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है, ठीक है। क्योंकि वो फाइनल बैच में अभी 238 का जो बैच है, इसमें कम से कम 50 नंबर तो दिखना चाहिए लेडीज़ का, ठीक है। इसलिए तो ये एक है। तो आप में से कोई अगर है लेडीज़ है जो आरबीआई का प्रिपरेशन कर रही है तो आप इसको सीरियसली लीजिए, थोड़ा सा एडवांटेज आपको आगे जाके मिल सकता है। उसके बाद अटेम्प्ट्स के बारे में देखते हैं, ये भी मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या शॉकिंग मुझे लगा। देखो ये जो नंबर है ना, इंटरव्यू अपीयर्ड वाले सिर्फ 4 लोग थे। ये 38 में सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया था। जनरली ऐसा नहीं होता है, काफ़ी होता है, मतलब नियर अबाउट ना 30-40% के आसपास होता है वो। इस बार ये लगा, और ये भी नंबर मुझे कम लगा। 38 में से
सिर्फ 18 लोग ऐसे थे जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड था। ये नंबर लेस देन 50% है। ठीक है, जनरली लास्ट ईयर का जो फाइनल सिलेक्शन था उसमें 70% रेशो था नियर अबाउट यूपीएससी के लोगों का। इस बार ये कम है। हिंदी मीडियम 5 लोगों ने सेलेक्ट किया था मतलब। ठीक है, उसके बाद ये देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट वाले 4 लोग थे, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट एंड फिफ्थ अटेम्प्ट। और इसमें शॉकिंग ये था कि ये जो मैंने सर्कल किया है, यानी कि ये जिन्होंने एक बार से ज़्यादा बार दिया है, 34 लोग थे ऐसे, ये 4 छोड़ के, इनका फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। ये 34 में से 28 लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही प्रीलिम्स क्लियर किया था। मतलब मान लीजिए ये है 12 है, इसमें से कम 10 लोग ऐसे थे इसमें से कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही प्रीलिम क्लियर किया। तो ये बताना मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग अगले साल के लिए देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपसे इससे क्या सीखना चाहिए कि यार प्रीलिम बहुत बड़ा हर्डल है। ये जो है ये तो मतलब फर्स्ट टाइम प्रीलिम क्लियर किया, और फर्स्ट टाइम प्रीलिम हो गया तो मेंस भी हुआ और इंटरव्यू में आ गए। तो इसका मतलब है प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, एक बार प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो जाएगा। ये कितनी बार भी बताए तो जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया अटेम्प्ट्स का टोटल प्रोफाइल, और ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम इन गिविंग इंटरव्यू इन हिंदी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अलाउ किया है। ठीक है, उन्होंने अलाउ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली सेलेक्ट इसलिए कम होते हैं क्योंकि कम लोग अप्लाई, उनको लगता है, मतलब कैंडिडेट्स को ऐसे लगता है कि मैं अगर हिंदी में दे दूंगा इंटरव्यू तो उनको लगेगा मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर ऐसा लिखा होता वहाँ पे ना कि जिनको इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आती वो अप्लाई मत कीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बस हमारा परसेप्शन है, और कम लोग देते हैं इसलिए सिलेक्शन भी कम लोगों का होता है। लास्ट ईयर मैंने प्रूफ के साथ बताया था, एक हमारा स्टूडेंट था 65 और दोनों को 35 मिले थे, सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट है, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम से नहीं निकलता, और जब प्रीलिम निकलता है डायरेक्टली आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये बहुत है गैप वाला, इतने लोग हैं देखो, मतलब ये देखिए गैप वाले, नो गैप वाले 9 लोग हैं। ठीक है, नो गैप मतलब गैप बिल्कुल नहीं है। इसमें से कुछ फ्रेशर भी हो सकते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनका एज मान लो 27, 28, 29 है, लेकिन कंटिन्यूसली जॉब में है, गैप कुछ नहीं है। 1 साल के गैप वाले 3, 2 साल के 7, 3 साल के 5, 4 वाले 6, 5 वाले 4, 6 साल का गैप वाला है, और 7 साल का गैप वाला एक स्टूडेंट था। तो गैप से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक्सप्लेन करना है गैप किसके वजह से था। ठीक है, गैप किस वजह से था ये आपको एक्सप्लेन करना है। उनको अगर सही लगा, देखो उनको सही लगना भी चाहिए। ठीक है, आप बताएंगे, ठीक है, उनको सही लगना भी चाहिए। आप किस तरीके से बोलते हो वो भी काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। गैप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसका भी एनालिसिस किया है। लास्ट ईयर इतने गैप वाले लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल गैप, इनका भी हुआ है सिलेक्शन। तो प्रॉब्लम गैप में नहीं है। आप उसका आंसर कैसे देते हैं, कितने ऑनेस्टली देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन, तो मैंने जो बताया 38 लोग जो टोटल थे, उसमें से 4 लोग वहाँ पर नहीं आए थे। आई थिंक कुछ बारिश का रीज़न होगा या कुछ अदर रीज़न की वजह से नहीं आए थे। तो जो 34 लोगों ने एक्चुअल मेरे साथ इंटरव्यू दिया, उसमें क्या मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इसमें से ये 34 थे, 28 लोगों का अच्छा था। ठीक है, अच्छा था, क्योंकि देखो प्रीलिम्स निकाला है, मेंस की इतनी पढ़ाई की, तो ये तो ऑब्वियस है कि आने ही वाला है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश लिखा था लेकिन फिर नहीं कम्युनिकेट कर पाए इंग्लिश में। फिर मैंने हिंदी में बात की और फिर मैंने बोला अगर आपको अगर दिक्कत थी तो आप इंग्लिश में हिंदी में लिख देते, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका बहुत फ्लुएंट था, और आपको पता है वो एक चेन्नई से था और एक आई थिंक मलयालम केरला से था। हमारा देखो हम क्या है, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट से आते हैं, तो हम उतना तो फ्लुएंट नहीं बोल पाते। मैं हूँ, आप कोई भी है, लेकिन इनका क्या है, इनका मदर टंग जैसा ही इंग्लिश है, इतने फास्ट कम्युनिकेटली, क्योंकि वो डे टू डे लैंग्वेज इसलिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि वैसा अगर है तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसा भी बात नहीं। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन जो अच्छा था, ये 34 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिनका कम्युनिकेशन अच्छा था। और मतलब आप में से अगर कोई ऐसा है कि जिन्होंने वहाँ पे दिया है
और इसमें से मैक्सिमम लोग थे ना, उनका जो इंटरव्यू था वो बाद में था, मतलब अक्टूबर में था काफ़ी सारे लोगों का। और आपको पता है EWS है जो उनका अक्टूबर में था, फिर सितंबर वाले भी काफ़ी थे। तो मैंने कहा उनको कि आप प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। और देखो इसमें क्या है ना, 50% के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। मतलब RBI क्यों ज्वाइन करना है आपको, डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए, इंजीनियरिंग क्यों किया, UPSC क्यों किया। तो ऐसे 50% क्वेश्चन है जो हमें पता है कि हमें पूछने वाले हैं। तो ऐसे जो आंसर है वो आपको रट्टा मारना है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में रट्टा मारना, बोले तो इमीडिएटली बोल देना। और फिर बाद में जो 50% आएंगे वहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर प्योर इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो बीच में हिंदी में जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इससे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, वाई RBI एंड विच डिपार्टमेंट, सिर्फ 7 से 8 कैंडिडेट ऐसे थे 34 में से कि जो सेटिस्फैक्टरली आंसर दे पाए कि यार मुझे RBI क्यों ज्वाइन करना है, मुझे कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरेक्शन में हमने डिस्कस किया, और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर जो आए थे वो उनका मेन पर्पस यही था कि सर यहाँ पे मैं क्या लिखूँ और क्या बताऊँ, ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा लिखूँ मैं और उसके लिए रीज़न क्या दूँ, ठीक है, RBI क्यों जाना है। फिर मैं कहता था आप आपका ओरिजिनल रीज़न बताइए और वहाँ पे क्या बताना है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे डिस्कस करके हमने कुछ आंसर निकाल लिया। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, मतलब ये इतनी बड़ी बात नहीं, और मैक्सिमम स्टूडेंट को होता है। देखो हमें क्या होता है, हमें जॉब चाहिए ऐसा नहीं है कि IAS जैसा कि मैं बचपन में था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब मैंने RBI का बिल्डिंग देखा और तब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे RBI में जाना है। ऐसा RBI के बारे में नहीं होता है, ऐसा IAS IPS में होता है, ठीक है। ऐसा IAS IPS में होता है कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था तो SP की गाड़ी गई हमारे यहाँ से, तो फिर देखा ये कौन है, SP है, फिर मैं भी उसके जैसे बनूंगा। तो UPSC के लिए ऐसी स्टोरीज मिलती है, लेकिन RBI के लिए नहीं। RBI तो लोगों को ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है। आपको भी पता है RBI का जॉब जो है वो इंडिया में बिल्कुल फेमस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इस टाइप का जॉब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सारा इतना प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। और आधे लोग ऐसे थे, मतलब बहुत टेंशन में थे, यार मेरा कैसे होगा, मतलब फियर ऑफ फेल्यूर। और ये नेचुरल है, मैंने कहा देखो दिस फीलिंग इज़ वेरी नेचुरल। वो आपको थी, वो मेरे को थी, और वो जो पैनल में बैठे हैं उन्होंने जब उनका उनका इंटरव्यू दिया होगा IAS का या RBI का, उनमें भी थी। तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको आपको हावी नहीं होने देना है आप पे। इससे क्या हो जाता है, अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस पूरा फिर खराब हो जाता है, ठीक। उसके बाद जॉब प्रोफाइल, ये अच्छी बात है, मतलब इस बार मुझे ना ये लोग काफ़ी दिखे RBI वाले। टोटल ये जो 5 हैं ये RBI में वर्क कर रहे थे एग्जिस्टिंग असिस्टेंट, और ये जो 3 थे जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये अभी 2022 में इस साल में ज्वाइन करेंगे। ऐसे 3 लोग थे। SBI वाले 5 थे, जनरली ये कम है, अदरवाइज SBI का जो रेशो है ना वो 20% के आसपास होता है। SBI का मैंने देखा स्टार्टिंग से कि मतलब 40 है तो कम से कम 40 में 8 लोग तो SBI वाले होने चाहिए थे। मतलब ये रेशो मैं आपको बता नॉर्मल क्या होता है। और इसमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने जॉब छोड़ दिया था। PNB का एक था, IDBI एक थे, NHB है, GIC के 2 थे, गवर्नमेंट में 3 थे, एक एक्साइज इंस्पेक्टर था, एक ESIC में SSO था, एक टैक्स असिस्टेंट था, LIC असिस्टेंट 1, IT कंपनीज वाले 5 थे, जॉब नहीं है ऐसे 5 थे, और प्राइवेट कंपनी वाले 10 थे। तो ये है, और इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा आ सकता है क्योंकि ये जो है ना ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि इनका सिलेक्शन हुआ है अभी। वो इसमें से एक तो ऐसा है कि LIC में असिस्टेंट है अभी फिर RBI भी सिलेक्शन हुआ तो जाएगा। तो अगर आप काउंट करेंगे तो नंबर जो है ये 38 था ना, तो उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, 2-3 नंबर ज़्यादा आएंगे। तो ये हो गया उनका जॉब प्रोफाइल, ठीक है। अभी लर्निंग्स क्या है, तो इससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट हैं, ये वीडियो देखने वाले 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक ऐसा है कि जो 38 है उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं इसमें, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका कुछ लोगों का इंटरव्यू हो चुका होगा, कुछ का होने वाला है, आप इस पे वर्कआउट करिए, ठीक है। आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, और अगर हमें कमी पता चलेगी तभी हम वर्कआउट करेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा तो हमारा चांस बढ़ेगा। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है मतलब जिन्होंने मेरे साथ ये एक्टिविटी नहीं की थी, ऑफलाइन इंटरव्यू की, और अभी जो अपीयर करेंगे। तो इससे सबसे मेन एडवांटेज आपको ये लेना है कि यहाँ पे कोई बहुत हाईफाई नहीं है, बहुत ब्रिलियंट में से ऐसे बहुत नहीं है, सारे सिमिलर टाइप के हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई IIM ABC से है, कोई IIT बॉम्बे से है, बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल है। अगर ऐसा होगा भी तो हमें क्यों डरना है, 238 में से आने दो ऐसे लोग,
40-50। लेकिन हमें जनरल हमारी फीलिंग ऐसी होती ना कि मैं छोड़ के सारे ब्रिलियंट लोग हैं, तो इसलिए फिर लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी जो लोग अपीयर करेंगे उनका प्रोफाइल हमारे जैसा ही है, आपके जैसा ही है, तो इसका बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है कि बाकी स्टूडेंट्स का प्रोफाइल बहुत हाई फाई है। अगर होगा भी तो इतने लोगों का होगा, बहुत सारी सीट्स है, तो इसलिए आपको उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और मैंने जो आपको कहा जो क्वेश्चंस है वाई आरबीआई, ठीक है, उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट लेना है आपको, ठीक है। देखो, दो स्टूडेंट ने ऐसा भी बोला कि सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, सो आई एम नॉट इन पोजीशन टू डिसाइड। आरबीआई में जाने के बाद मैं डिस्कस करके मेरा प्रोफाइल देख के देन आई विल डिसाइड। और ये भी आंसर बहुत अच्छा है। देखो, अगर पूछ रहे हैं तो हमें बोलना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो जेन्युइनिटी पता चलती है कि यार मुझे नहीं पता और मैंने पूछा, मेरे पहचान का कोई नहीं, तो मुझे नहीं पता। और ऐसा है भी नहीं कि अभी सिलेक्शन होगा उस डिपार्टमेंट का। वो सब क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ रहे हैं। अदरवाइज आप अंदर जाएंगे, आपको पहले ऑफिस मिलेगा, जैसे मान लीजिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ऐसे कोई ऑफिस मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे आप, वहाँ के रीजनल डायरेक्टर हैं उनके साथ बात करेंगे, कभी कभी उनका मूड होगा तो आपके साथ डिस्कस करके वो डिसाइड करेंगे। जैसे मेरे टाइम पे हुआ था, हमारे रीजनल डायरेक्टर थे सुदर्शन सेन सर, बाद में वो ईडी बने, उनके नाम पे कमेटी भी थी, तो उन्होंने डिस्कस करके, मेरा प्रोफाइल था अर्बन बैंक डिपार्टमेंट का, मेरा प्रोजेक्ट था एमबीए का, मैंने उस पर काम किया था प्रोजेक्ट पे, एमबीए के प्रोजेक्ट पे, और मुझे उसकी काफ़ी जानकारी थी। और फिर सर ने मुझे वो डिपार्टमेंट दे दिया। और कुछ ऑफिस में ऐसे था, उन्होंने बना थी लिस्ट, और जैसे सीरियल नंबर पे आया, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, ऐसा करके किया। तो बहुत रैंडम प्रोसेस है, तो इसलिए आप बोल सकते कि सर मुझे नहीं पता। अंदर जाने के बाद, आरबीआई के ज्वाइन करने के बाद मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन आपको अगर कुछ है लाइकिंग आपको किस डिपार्टमेंट की, तो विथ रीज़न आप यहाँ पर बता सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट लेसन है कि पहले आप प्रीलिम्स क्रैक करने की तैयारी कीजिए। अदरवाइज ऐसे होगा, फिर आएंगे आप इंटरव्यू में, जब मैं मॉक इंटरव्यू लूँगा 2030 में, आप कहेंगे कि सर ये मेरा 6th अटेम्प्ट है और अभी मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम क्लियर हुआ और मैं इंटरव्यू में आ गया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं छोड़ दो, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि आप भूल जाइए आरबीआई में फेज 2 एन इंटरव्यू है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, स्टूडेंट आर्ग्यू करते हैं कि सर फिर मैं निकल जाऊंगा, प्रीलिम्स करूंगा तो मेंस की तैयारी कैसे करूंगा। वो चांस आता ही नहीं कभी, वो चांस आता ही नहीं, वो टाइम ही नहीं आएगा मेंस की तैयारी करने का, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो क्या करेगा। तो इसलिए ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। और साइमल्टी जीए का अच्छा तैयारी कीजिए आप, ठीक है। जीए जो है, जीए की तैयारी अच्छी कीजिए। जीए मतलब ईएसआई है, जीए मतलब फाइनेंस है, लेकिन ये क्या है ना, अभी नए नए बच्चों को समझ में नहीं आता। आरबीआई है तो मतलब बस ईएसआई फाइनेंस ही करेंगे, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग तो आरबीआई के लिए कुछ मतलब मायने ही नहीं रखता, ऐसे कुछ लोगों को लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज करने का पर्पज़ ही वही है कि जो मैंने अभी 3 टाइप के यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनको डिस्कस किया, उनको इसमें से कुछ लेना है, कुछ सीखना है और उस पर काम करना है, तभी फ़ायदा होगा। अदरवाइज ये वीडियो देख के अगर कुछ लर्निंग नहीं लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और हमने इस बार ना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया था फेज़ 2 का रिजल्ट आने से पहले, ठीक है। इसलिए आपको पता है फेज़ 2 नियर अबाउट 3-3.5 हज़ार लोगों ने दिया है, तब काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, 1500 के आसपास लोग हैं, यानी कि सिंसियर लोग हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने इस बार का फेज़ 2 क्लियर किया है, आरबीआई का इंटरव्यू देने वाले हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगले साल के लिए जो प्रिपेयर करने वाले हैं, लेकिन उनको देखना है अभी क्या चल रहा है वहाँ पर, सीरियस डिस्कशन, वहाँ पर आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप जस्ट ज्वाइन करके वहाँ पे क्या चल रहा है वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस टाइप का डिस्कशन वहाँ पर होता है, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, योर इंटरव्यू एंड योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।